बस्तर में 4 दशक से माओवाद काबिज है और माओवाद समस्या से निपटने के लिए सरकारें अलग अलग रणनीतियों के साथ काम जरूर कर रही हैं, लेकिन अब तक कामयाबी हाथ नहीं लगी है। साल 2004-05 में छत्तीसगढ़ के ही बीजापुर जिले के कुटरू के इलाके से माओवादियों के खिलाफ आम लोगों का एक स्वस्फूर्त आंदोलन शुरू हुआ और इस आंदोलन को नाम दिया गया सलवा जुडुम। और इस सलवा जुडुम के दौरान जो है माओवादियों ने कई नेताओं की हत्या की है, सलवा जुडुम से जुड़े हुए नेताओं की भी हत्या की है। चूँकि माओवाद समस्या को देश की सबसे बड़ी आंतरिक समस्या करार दिया गया है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी माओवाद समस्या को लेकर देश की सबसे बड़ी आंतरिक समस्या करार दिया था। अब चूँकि सलवा जुडुम की जब शुरुआत हुई थी साल 2010 में, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सलवा जुडुम को असंवैधानिक करार दिया गया और उसे बंद कर दिया गया, जिसके बाद से सलवा जुडुम के तमाम जो बड़े नेता रहे हैं वो हमेशा से माओवादियों के निशाने पर रहे हैं। सलवा जुडुम के एक सशक्त और बड़े जो नेता हुआ करते थे चिन्नाराम गोटा, इनकी भी हत्या माओवाद संगठन द्वारा की गई। चिन्नाराम गोटा सलवा जुडुम के कितने बड़े कद्दावर नेता रहे उसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि महेंद्र कर्मा जी के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर सलवा जुडुम में ये हिस्सेदारी लिए थे और फिर माओवाद संगठन द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। उन्हीं की नहीं बल्कि उनके बड़े भाई की भी हत्या कर दी गई। अब कुछ समय पहले एक और उनके छोटे भाई पर माओवाद संगठन द्वारा जानलेवा हमला किया गया और वो कोमा में चले गए। अब जो है लोकसभा चुनाव के बिगुल बज चुके हैं। लोकसभा चुनाव में तमाम पार्टियां अपने प्रत्याशियों को उतार चुके हैं। पूरा देश जो है चुनावी मोड में है। तो बस्तर लोकसभा सीट काफ़ी हाई प्रोफाइल हो जाता है क्योंकि माओवाद प्रभावित इलाका है। 19 अप्रैल को इसकी पहले चरण की वोटिंग होनी है। तो ऐसे में एक प्रत्याशी जो इस मैदान में उतरे हैं उनका नाम है प्रकाश कुमार गोटा, और ये प्रकाश कुमार गोटा जो हैं ये चिन्नाराम गोटा के पुत्र हैं, बेटे हैं। तो प्रकाश के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और दे दूं। प्रकाश जो है MBBS की पढ़ाई किए हैं किर्गिस्तान से, शिक्षित युवा हैं, काफ़ी जागरूक युवा हैं। ऐसे में इनका चुनावी मैदान में उतरना भी काफ़ी दिलचस्प लगता है। MBBS की पढ़ाई करके लाखों की पैकेज ले सकते थे, मगर ये राजनीति में कदम रख रहे हैं। ऐसे युवाओं का राजनीति में आने के पीछे का असल वजह क्या है? इसके साथ ही सलवा जुडुम को इन्होंने करीब से देखा, नक्सलवाद को इन्होंने करीब से देखा, खुद नक्सल पीड़ित हैं। इनकी पिता और इनके बड़े पिता के साथ इनके चाचा पर जानलेवा हमला माओवाद संगठन द्वारा किया गया। तो इन सारे मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूँ और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। भूमिका थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि कहानी भी लंबी है। प्रकाश, सबसे पहले स्वागत है आपका बस्तर जंक्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कहानी काफ़ी रोचक है, काफ़ी दर्द भी है। हम आपके बारे में जानें इससे पहले आपके पिता के बारे में जानना चाहते हैं। आपके पिता के बारे में आपने जो कुछ देखा, हम पहले वो जानना चाहते हैं। सवाल बहुत से हैं हमारे पास। पहले पिता के बारे में बताएं कि वो कैसे सलवा जुडुम के नेता बने, क्या उनका पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ कोई कनेक्शन रहा, क्या कभी उन्होंने इलेक्शंस लड़े हैं, वो सलवा जुडुम के साथ कैसे चले गए और कैसे उनकी हत्या हुई, पूरी कहानी जानना चाहें। देखिए, वो पॉलिटिक्स में तो सरपंच का चुनाव मेरी माँ लड़ी थी और वो जनपद सदस्य थे और 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे विधानसभा का। अच्छा। और वो क्या रहा परिणाम हार हुआ था दोनों का, पिताजी का। जी। तो सलवा जुडुम जब चालू हुआ उससे पहले हम लोग आम नागरिक की तरह, आम नागरिक जैसा रहता है वैसे ही जीवन यापन करते थे। तो सलवा जुडुम स्टार्ट होने के बाद ऐसा हुआ कि लोग भगदड़ मच गया कि इधर से लोग मार रहे हैं, उधर से मार रहे हैं। ऐसा हुआ भी है। बहुत से लोग आपसी दुश्मनी में मार के नक्सली मार दिए, कोई बोल पुलिस मार दिया। तो ऐसे बहुत सारे, हाँ, आपसी दुश्मनी में बहुत लोगों की हत्या हुई है और इसमें भुगतना आम जनता को पड़ा है, आदिवासियों को पड़ा है। और इसमें जो सलवा जुडुम में मेरे पिताजी आने का कारण ये था कि हमको खुद नक्सली, जो सलवा जुडुम के जो नेता थे, जो नक्सल से आकर वो नेता बने थे सलवा जुडुम के। नक्सल के नेता मतलब नक्सली जो लीडर हुए थे वो पार्टी छोड़ के आए। हाँ, पार्टी छोड़ के आके जैसे आत्मसमर्पित जो नेता हैं, जो संगम सदस्य हैं, ऐसे लोग जो जब पब्लिक उनको मारने लगी तो वो छोड़ के पब्लिक के साथ सरेंडर हो गए। सरेंडर होने के बाद वो जो आम आदमी है उन लोग को प्रताड़ित करने लगे कि आप नक्सली को सामान देते हैं, आप नक्सली के लिए काम करते हैं। तो उसके बाद ऐसे ही होते होते फिर
हम लोग का भी घर मतलब गांव से थोड़ा दूर था हट के, तो हम लोग भी भय का माहौल था, तो हम लोग थाने के पास आकर सोने लगे। अच्छा। हाँ, तो फिर ऐसे ही होते फिर मेरे पिताजी को सलवा जुर्म का अध्यक्ष बना दिया गया अच्छा। जबरन। तो अच्छा, जबरदस्ती बनाया हाँ, गया? जबरदस्ती किसने बनाया। बनाया? ये जो नेता थे, जो उधर से आए थे, संगम सदस्य लोग, वो फोर्सफुली करके, मतलब हर आदमी को काम करना है, अगर आप नहीं करेंगे आपके घर में हम बैठेंगे, आपके घर में लूटपाट करेंगे, इस टाइप का माहौल ये बनाकर भी तो मतलब होता था ना, सलवा जुड़ूम की बैठकों में नहीं जाने से उन पे नक्सल समर्थक हाँ। होने का टैग लग हाँ, जाता टैग लगता था और उनसे आर्थिक दंड लिया जाता था, उनके घर को लूटपाट भी कर दिया था। जी जाता। जी जी। तो इसलिए सब डर से जो है ना सलवा जुर्म से जुड़ने लगे। तो मेरे पिताजी भी प्रकाश जो कुछ बता रहे हैं, मैं इन सारी चीज़ों का प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मेरा भी परिवार, मेरा गांव सलवा जुड़ूम के दौर में विस्थापित हो चुका था। जी प्रकाश। जी, तो ऐसे करते करते एक दिन तो हम लोग भी जुड़ गए सलवा जुर्म से। तो एक दिन मेरे घर में हमला हुआ रात को गोलीबारी हुआ। जी। तो गोलीबारी होने के बाद मेरा जो पिताजी को अटैक कर रहे थे। हाँ, अटैक तो वही किए थे, लेकिन उस दिन हम लोग वहाँ पे घर पे नहीं थे। मैं और पिताजी जो है ना बीजापुर आए थे। अच्छा। तो वहाँ अटैक करने के बाद वो एक ड्राइवर था मेरा, हमारे घर का, तो उस ड्राइवर की उन लोगों ने हत्या कर दी। अच्छा। जी, तो हत्या करने के बाद फिर वहीं से मेरे पिताजी बंदूक उठा लिए, अच्छा। लाइसेंस वाला। जी। तो लाइसेंस अप्लाई किए। निर्दोष हाँ, व्यक्ति को निर्दोष आपने मार व्यक्ति को दिया। आपने मार दिया, जो मेरे पास काम करने आया था, जो मेरे लिए काम करता था, उस व्यक्ति की आपने हत्या की। जबकि उसकी संलिप्तता किसी भी तरह से सलवा जुड़ूम में नहीं थी। नहीं थी, जी। वो बीजापुर का ही था। उसका गुनाह इतना था कि वो आपके पिताजी का हाँ, ड्राइवर रहा। ड्राइवर रहा। जी। तो उसके बाद फिर पुलिस के लिए भी काम करने लगे दिन रात पापा। जी। तो पुलिस के साथ गश्त जाने लगे, अच्छा। अपना खुद का पैसा लगाते थे, जी। अपने खुद की गाड़ियाँ जलवा दी। कितनी गाड़ियाँ जलवा दी? मेरे उस टाइम में पिताजी की 2 गाड़ियाँ जली, अच्छा। 3। अच्छा। एक स्कॉर्पियो, एक बोलेरो और एक मेटाडोर 709। तो उस समय में मतलब नहीं करके आज के डेट में 50 लाख रुपए के आसपास की संपत्ति। उसके बाद 2017 में हमारी ही गाड़ियाँ जली, जबकि हम युवा हैं, 19-20 साल के लोग हैं। इतने पैसे मतलब 50 लाख रुपए कमाने के लिए एड़ी पैर घिस जाता है। अच्छा, तो पिताजी पे कितने बार हमले हुए हैं? देखिए, मुठभेड़ दोनों तरफ से हुआ, तो कभी फोर्स के साथ होता था। एक बार तो गाड़ी को बम से उड़ाने का प्रयास किया गया। अब जब बम से गाड़ी नहीं उड़ी तो गोलीबारी करके नहीं उड़ी मतलब गाड़ी ब्लास्ट हुआ या हाँ, नहीं? ब्लास्ट हुआ, गाड़ी आगे निकल आगे गया। निकल गई थी, बच फिर गई, बात गोलीबारी हुआ, जी। तो उसमें एक जवान शहीद हो गया। अच्छा। जी, उस गाड़ी में पापा सवार थे? हाँ, तो जवान को लग के गोली सामने आया। अच्छा। जी, तो उसके बाद पापा की हत्या किस तरह से हुई और आपकी उम्र उस वक्त कितनी थी? और कैसी कहानी थी? क्या पापा की जब हत्या हो रही थी उस वक्त आप घर पे ही थे या साथ में थे? उस वक्त मेरा भाई, कब की बात है? ये 2012 की बात है, 7 जी। 12 तो उस समय मैं पढ़ाई कर रहा था जगदलपुर में। तो किसकी पढ़ाई कर रहे थे? नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा। तो अचानक से कॉल आया कि ऐसे ऐसे घर में हुआ है, आप आ जाइए करके। मैं पूछा क्या हुआ, तो कोई बताने के लिए तैयार नहीं, आप आ जाइए, तो बाद में बात करेंगे। और मेरे भाई का उसी दिन अपहरण कर लिया। अच्छा। जी, जी, बताइए। तो फिर उसके बाद अपहरण करने के बाद उसके पहले भी बहुत बार अटैक हुआ। एक बार बोलेरो जब जलाए थे, तब भी मतलब उस समय सुरक्षा छीन लिया गया था वापस, जी। अच्छा। कि छोटे पुलिस अधिकारी के द्वारा किसी उनके निर्देश पे तेंदुपत्ता के ठेकेदार जो पैसा जो सप्लाई कर रहे थे नक्सली को, जी। तो उनको पकड़ लिए थे इन लोग। अच्छा। तो उनको पकड़ लेने के वजह से फिर वो अपना धन बल के द्वारा बड़े अधिकारियों को खरीद लिया गया। फिर मेरे पिताजी की सिक्योरिटी छीन ली। जी। तो सिक्योरिटी छीनने के बाद फिर एक बार हमला हुआ, तो फिर केवल घर के लिए सिक्योरिटी दिया गया। अच्छा, घर के लिए सिक्योरिटी। जी, अच्छा, पापा कहाँ थे जब हत्या हुई? किससे उन पे हमला किया गया? देखिए, एक दिन पहले सिक्योरिटी मांग किया गया था। तो सिक्योरिटी मांग करने के बाद सिक्योरिटी नहीं दिया गया, तो वो खेती अब जीवन यापन करना है तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, तो खेती का काम कर रहे थे। तो फसल उठाने के लिए गए थे। तो फसल उठाने गए तो एक जो घर का सिक्योरिटी गार्ड था वो भी साथ में चल दिया था, तो उसकी भी हत्या नक्सलियों फसल के। उठाने गए थे। हाँ, तो दोनों तरफ से गोलीबारी चला।
उस समय हमारे पास भी लाइसेंस बंदूक हुआ करते थे, तो दोनों तरफ से गोलीबारी चलने के बाद बहुत आधा एक घंटा गोलीबारी हुआ। फिर उसके बाद आधा घंटा एक घंटा के बाद बैक टीम गई, तब तक पिता की हत्या हुई। अच्छा, आपके बड़े पिताजी पे भी नक्सलियों ने हमला किया, उनकी भी हत्या की, किस तरह से हमला किया और उनकी हत्या की कारण क्या है? उनकी हत्या का कारण एक भय फैलाने का उद्देश्य है कि वो आरोप लगा दिए कि आप मुखबिरी करते थे। अच्छा। तो अगर मुखबिरी करते थे तो मेरे पिताजी को हत्या करने से पहले करना चाहिए था। लेकिन वो मेरे पिताजी से माओवादी डरते थे कि अगर हम इसके भाई की हत्या करेंगे तो ये हमको छोड़ेगा नहीं, तो इसलिए मेरे पिताजी की हत्या करने के बाद उनकी हत्या की। अच्छा। उनको प्यार से घर से बुला के ले जाया गया कि आपसे बातचीत करना है। अच्छा। तो ले जाने के बाद आप रस्सी से गला घोट के मार दिया। अच्छा, रस्सी से गला घोटा। जी। आपके चाचा पे भी हमला हुआ, चाचा पे ना? नहीं, बड़े भाई पे। बड़े भाई पे, हाँ। जी। हाँ, बड़े भाई मेरे भाजपा के जिला प्रचार प्रमुख के पद पे थे। हाँ, संचार तो प्रमुख। अभी बीजापुर क्षेत्र में ऐसा है कि आप भाजपा के लिए कोई भी कार्यकर्ता काम करता है तो स्वाभाविक है उसका वो जान माल का नुकसान हो सकता है उसको। लगातार भाजपा कार्यकर्ता नक्सलियों के निशाने पे हैं ही। को टारगेट किया जा रहा है। तो मेरा भाई भी उस समय विधानसभा चुनाव से पहले अच्छा खासा काम कर रहा था भाजपा के लिए। तो ऐसा कोई हम लोग को वो नहीं था कि डर नहीं था कि हम लोग, मेरे भाई भी सरपंच था तो काम कर रहे थे तो ठीक था। तो अचानक पूजा करने गए, वहाँ से अपहरण कर लिया जाता है और फिर हमसे भी राय लेना चाहिए था। आप हमला कर रहे हैं, जन अदालत आप लोग लगाते हैं, केवल दिखावा के लिए लगाते हैं, तो हमको क्यों नहीं बुलाया गया कि जन अदालत में? बाकी मुझे नहीं बुलाते, कम से कम हमारे रिश्तेदारों किसी को भी बुला के पूछ लेते क्या है क्या नहीं। आप हत्या करने के बाद क्या तो जान से मारने का कोशिश करेंगे। फिर हम लोग उनको बचाते हैं, रात भर ढूंढने के बाद रात को 10:30-11 बजे वो मिलते हैं। अभी कोमा में ही है? अभी कोमा में। कहाँ इलाज हुई थी? दिल्ली में ना? जी, दिल्ली हम लोग ले गए थे। जब ले जा रहे थे तब तो एयरलिफ्ट करके गए। किस तरह से आपको मतलब आपके भाई को एयरलिफ्ट किया गया, क्या था पूरा? देखिए, भाजपा का जो भाजपा पार्टी के नेता हैं जो महेश गागड़ा जी हैं, वो काफ़ी कि हमारे कार्यकर्ता हैं करके वो एयरलिफ्ट का व्यवस्था करवाए थे। वापसी में आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। आप लगातार संपर्क कर रहे थे हमसे भी कि किसी भी तरह की कोई मदद मिल जाए, पहुंच जाए, आपके भाई को वापस लाया जाए। तो वापस आप कैसे लाए और उस बीच कितना स्ट्रगल आपको करना पड़ा था अपने भाई को कोमा की स्थिति में दिल्ली से वापस घर लाने के लिए? देखिए, लगातार मैं उस समय अगस्त के बाद से आचार संहिता लगा था, तो कोई भी नेता जो चाहे वो उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट रही वो नेता या हमारे भाई के पार्टी के जो नेता हैं वो सब चुनावी प्रचार में बिजी हो गए थे, तो मेरा कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था और लगातार मैं संपर्क कर रहा था। मेरे को लग रहा था स्थिति उनका खराब था। हॉस्पिटल से डॉक्टर बोल रहे थे कि इनको आप ले जाइए, तो घर ले जाइए, कितना दिन आप यहाँ पे रखेंगे? तो किस हॉस्पिटल में थे? जयप्रकाश नारायण एम्स हॉस्पिटल में। तो लगातार अगर आप यहाँ रखते हैं तो यहाँ भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं क्योंकि आदमी कोमा में है। अभी कैसी स्थिति है? अभी पहले से थोड़ा ठीक है। अच्छा प्रकाश, अब चुनाव पे आते हैं। आप MBBS की पढ़ाई की है, एक एग्ज़ाम होता है, क्या नाम है उसका? FMC। पूरा नाम क्या होता है FMC का? हाँ, इसकी तैयारी करना छोड़ आप राजनीति में कदम रख दिए और सीधे लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। आपके सामने दो बड़े जो दल हैं, कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेता, कांग्रेस के बयानवीर कहें, है ना, हमेशा अपने उलूल जुलूल बयानों या विवादास्पद बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। कवासी लखमा जी हैं, 6 बार के विधायक हैं और बड़े प्रसिद्ध नेता भी हैं, लोकप्रिय नेता भी हैं, लोगों के बीच काफ़ी पहचान है, इनकी पैठ है। बीजेपी से महेश कश्यप हैं और बीजेपी वैसे भी मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ रही है। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप उतर रहे हैं, किस तरह की चुनौतियों को आप देखते हैं? किस तरह? देखिए, मैं जब 23 जून जुलाई में पास आउट होके आता हूँ, मेरा डिग्री लेट से आता है, तो मेरे को एग्ज़ाम का तैयारी करना होता है। लेकिन समस्या ऐसा है कि मैं जा रहा था एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, मेरे घर में हादसा हो गया, मैं किसके पास जाऊँ? मैं लगातार लोगों से मदद मांगता रहा, लेकिन कोई भी व्यक्ति मतलब मदद करने के लिए सामने नहीं आ रहा था। आज तक मेरे को पार्टी वाले 1 रुपया का सहयोग नहीं किया। शासन की तरफ से जो थोड़ा बहुत सहयोग होता वो हुआ,
लेकिन आज भी स्थिति ऐसा है। तो मेरे को मैं एग्ज़ाम करके डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन ऐसा परिस्थिति इन लोग क्रिएट किए जिसकी वजह से मेरे को राजनीति में आना पड़ा। तो आप तो अभी भी तैयारी कर सकते हैं ना। बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन मैं इन लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम भी आम आदमी से आप उलझेंगे तो हम भी चुनाव लड़कर जीत हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा प्रकाश, आपके सामने जैसा मैंने पहले भी कहा कि उनके पास धन बल है, उनके पास कार्यकर्ता हैं, उनके पास लंबा राजनीतिक अनुभव है, जो आपके सामने आपके प्रतिद्वंदी हैं। आपके पास क्या है? मेरे पास शिक्षा है, सोच है, नई सोच है, नई विचार है। जैसे आप कवासी लखमा जी के बारे में बात की, तो कवासी लखमा जी पैसे के दम पे टिकट खरीद के अपने बेटे के लिए खरीदना चाहते थे, लेकिन बेटा उसका जूनियर हो गया तो इसीलिए उनको टिकट नहीं मिला, और उल्लू जुल्लू बयान देते रहते हैं। और एक तो निशक्चर हैं, हम ऐसे आदमी को क्यों सदन भेजेंगे। निशक्चर जरूर हैं, मगर 6 बार के विधायक हैं, ये भी मत भूलिएगा। बस्तर की राजनीति में एक बड़ा नाम है कवासी लखमा। देखिए उनको ऐसा है कि वो उनके पास पैसे हैं, तो देखिए अभी जो पैसा है उनका, आप भी जान रहे हैं दारू घोटाला जो हुआ था, तो उस पैसे का इस्तेमाल अभी वो चुनाव में करेंगे। तो देखिए कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं था कि कोई अगर वो अपना बच्चे को टिकट मांग रहे, और भी बहुत सारे विद्वान लोग हैं कांग्रेस पार्टी में, उनको टिकट, उनके लिए बच्चों के लिए टिकट क्यों नहीं मांगा गया। अच्छा प्रकाश, आपने एमबीबीएस की पढ़ाई की है, तो एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए पैसे भी लगते हैं, आपने फॉरेन में किया है, कितने पैसे लगे और पैसों का अरेंजमेंट आप कहाँ से किया? देखिए 25 से 30 लाख रुपए के आसपास आता है जी। तो मैं फर्स्ट में तो छोटे छोटे पंचायत के काम में भागीदारी करता था, वो किसी से पेटी में काम लिया तो उससे पैसे आ गए, थोड़ा बहुत खेत से धान से पैसे आ गए, तो कभी ऐसा हुआ कि मजदूरी भी करना पड़ा, तो उस हिसाब से मेरे पास पैसे आए। तो मैं वो इस पैसे नहीं होने की वजह से मेरा 1 साल बैक भी हुआ था कोविड के समय में। कोविड के समय में मेरे पास कोई काम नहीं था, मैं लगातार जो हमारे लीडर्स हैं उनसे काम मांगने का कोशिश किया, तो मेरे को कभी काम नहीं दिया इन लोगों ने। तो मेरे दिमाग में था कि कभी मैं भी इनको एक बार बताऊंगा ज़रूर। अच्छा जी। तो क्या ये चुनाव उनको एहसास दिलाने के लिए आप लड़ रहे हैं, या इसके पीछे कोई और उद्देश्य भी है आपका? देखिए एक ये है कि पहला जो हमारा सांसद रहा है मुचाकी कोसा, वो निर्दलीय चुनाव लड़के जीते हैं, और ऐसे भी उनका रिकॉर्ड आज तक किसी ने नहीं तोड़ा है। हाँ, इतने हाँ। भारी बहुमत से उन्होंने चुनाव हाँ। जीता है, लोकसभा में आज तक किसी ने हाँ, नहीं तोड़ा है। तो उसके बाद भी महेंद्र कर्मा जी भी जीते, जाड़ू राम भी एक कैंडिडेट थे, वो भी जीते हैं। तो मेरे को अभी सिचुएशन ऐसा क्रिएट आया, तो क्यों ना मैं भी जीत के आऊँ और लोगों को बताऊँ, और एक संदेश हो जाएगा कि जो और भी आने वाली पीढ़ी है वो भी केवल पैसे के बल पे नहीं, हौसला के बल पे भी लोगों के विकास कार्य के लिए भी आगे आ सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और जानना था, आप शिक्षित युवा हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ, चुनाव लड़ रहे हैं, सामने 2 बड़ी पार्टियां हैं, क्या चुनाव जीतने के उद्देश्य से लड़ रहे हैं? जाहिर सी बात है आप जीतने का दावा ज़रूर करेंगे, मगर क्या समाज के अंदर कोई एक मैसेज भी देना चाहते हैं आप, कोई संदेश देना चाहते हैं? देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि आम आदमी के पास पैसे नहीं होने की वजह से वो उसका सबसे बड़ा अधिकार है कि वो भी अपना प्रतिनिधित्व कर सकता है। वो इसीलिए नहीं कर पाता है कि उसके पास पैसे नहीं होते और वो उसके पास पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होता है। तो इसलिए मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ जीतने का, और मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आप भी आ सकते हैं सदन में। आपने नक्सलवाद को करीब से देखा है, नक्सल संगठन ने आपको कभी ना भूलने वाला दर्द दिया है, जख्म दिया है। आपने सलवा जुर्म के दौर को भी करीब से देखा है। आपको क्या लगता है कि नक्सलवाद के खात्मे के लिए सरकार द्वारा जितनी भी कोशिशें अब तक की गई हैं, क्या वो पर्याप्त कोशिशें थीं? क्या ईमानदार कोशिशें हुई हैं? देखिए ईमानदार कोशिश तो मैं इसको नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये दोनों के बीच में एक अंग्रेज़ों के समय में फूट डालो और शासन करो की नीति हुआ करती थी, ये सेम वैसी है। ये हमारे बीच में भाई भाई के बीच में फूट डाला गया है, और फूट डाल के उसका फ़ायदा पूंजीपति लोग हो गए, तो राजनेता उठा रहे हैं। कोई भी पार्टी इसको ख़त्म करना नहीं चाहती, क्योंकि ख़त्म करना होता तो बातचीत से हर समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन आज तक कोई ऐसा टीम ही गठन नहीं किया है कि जिससे बातचीत कर सकें। देखिए बीजेपी की सरकार जैसे ही अभी आई, तो
उप मुख्यमंत्री प्रदेश के और गृह मंत्री विजय शर्मा ने तो सीधे पेशकश रखा है। इससे पहले भूपेश बघेल जी की सरकार ने भी पेशकश रखा था नक्सल संगठन के सामने कि भैया आप आइए, वार्ता कीजिए। नक्सल संगठन ने भी कहा ठीक है हम वार्ता करेंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। तो सरकार तो कोशिश कर ही रही है, वार्ता के लिए पेशकश रख रही है, लेकिन नक्सल संगठन की अपनी कुछ शर्तों की वजह से संभवतः मामला जम नहीं पा रहा है। आप क्या कुछ नया करेंगे? देखिए, पिछली सरकार की बात करेंगे तो 10 गुना नक्सलवाद बढ़ा हुआ है 2000 अपने कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार जी, किस आधार पे आप ये कह रहे हैं? उसका खामियाजा अभी हम लोग को भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, जी, तो लगातार ये समस्या उलझा हुआ है। बीजेपी की सरकार में सलवा जुडूम की नींव रखी गई थी, बुनियाद रखी गई थी, और सलवा जुडूम ने नक्सल संगठन को पोषित किया है। नक्सल संगठन में रिक्रूटमेंट बढ़े हैं उस वक्त पे सलवा जुडूम के दौर में, तो जिम्मेवार तो बीजेपी की सरकार भी है ना? जी, बिल्कुल जिम्मेदार है। आप देखेंगे सलवा जुड़ूम के नाम पे जो भ्रष्टाचार हुआ है, अधिकारी मालामाल हुए हैं, तो वो चावल का घोटाला हो गया। इतने सारे उनके एक योजना चलाई कि सलवा जुड़ूम के पीड़ित लोगों के लिए हम ये कर रहे हैं। मैं पीड़ित हूँ, मेरे को आज तक मेरे अनुकंपा जो होता है वो नहीं दिया गया। हाँ, और एक पुनर्वास नीति योजना होता है, उस योजना के तहत कोई भी पीड़ित परिवार है तो उसको अच्छा जगह में सेटलमेंट किया जाता है, लेकिन आप देखेंगे कोई भी पीड़ित परिवार को आज तक सेटल नहीं किया गया। सिर्फ जो नक्सली सरेंडर होकर आते हैं उनको पैसा देते हैं और उनको नौकरी लगा देते हैं। सलवा जुडूम को आपने करीब से देखा, आपके पिताजी बड़े नेता हुआ करते थे सलवा जुडूम के। सलवा जुडूम के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, पहले नकारात्मक ऐसा हुआ है कि जब स्टार्ट हुआ था तो आपसी में एक दूसरे को मार काट करके तहस नहस कर दिए। उसके बाद कुछ बुद्धिजीवी लोग आए जो मतलब इस संगठन को संभालने का काम किए, जैसे महेंद्र कर्मा जी हो गए। ऐसे लोग आकर के संगठन को संभाले, लेकिन मानवाधिकार आयोग जो ह्यूमन राइट्स वाले होते हैं वो इन्होंने ऐसा ये एक हिंसात्मक आंदोलन है ऐसे करके हाई कोर्ट के थ्रू बैन करवाया। सलवा जुडूम में हिंसाएं नहीं हुई हैं? बिल्कुल हुई हैं। अभी तो आप खुद कह रहे थे कि सलवा जुडूम के मीटिंग्स में जब नहीं जाते थे तो नक्सल समर्थक करके घरों को लूट लिया करते थे सलवा जुडूम के कार्यकर्ता। वो जो कार्यकर्ता थे वो संगम सदस्य हुआ करते थे, वो इस प्रकार की प्रवृत्ति करते थे। देखिए, सरेंडर करके वापस आए, वापस आके आपने सलवा जुडूम में जगह दिया, उस आंदोलन में जगह दिया, स्थान दिया, तो ये तो भाई आंदोलन का हिस्सा तो हुए ना वो। हिस्सा हुए थे, लेकिन वो लीडर वही बने थे ना, जो इधर भी हम बढ़े उधर भी हम बढ़े। 600 गांव खाली हुए थे उस वक्त पे प्रकाश, 1 लाख लोग विस्थापित हुए थे, जिनमें से एक मेरा भी परिवार था। और विस्थापन का दर्द बहुत खतरनाक होता है। लेकिन फिर वो परिवार आज कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? उनको शिफ्ट क्यों नहीं किया गया जब वापस आए? देखिए, वही तो सुरक्षा का खतरा है ना। जितने लोग सलवा जुडूम के कैंप में रहे अधिकांश तो वो अभी पुलिस विभाग में आरक्षक, सहायक एसपीओ हुआ करते थे उस वक्त, फिर अब सहायक आरक्षक बना दिया गया। उनको तो खतरा है जान का, वो कैसे जा पाएंगे? कई लोग मतलब इतने साल हो गए अलग अलग जगह जाके शिफ्ट हुए सुरक्षित जगहों पर और वहीं पर अब सेटल हो गए, लेकिन उस बीच जो दर्द इन्होंने झेला है राहत शिविर में, मैं भी रहा हूँ राहत शिविर में, मैं उस दर्द को समझ रहा हूँ कि सलवा जुडूम ने कितना बड़ा दर्द दिया है मुझको, मेरे परिवार को, मेरे गाँव को। ये तो उस समय माहौल ही ऐसा हो, शासन प्रशासन को कदम उठाना चाहिए था, लेकिन शासन प्रशासन सामने नहीं आई, जिसकी वजह से एक हिंसात्मक दोनों तरफ से जो गोलीबारी हुई है। तो ये नुकसान जब गोलीबारी होता है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि बातचीत से समस्या का हल हो सकता है। दोनों तरफ से गोली चलाएंगे तो आम आदमी तो जान तो किसी को, गोली आपको नहीं देखेगा, गोली मेरे को नहीं देखेगा। अच्छा प्रकाश, वापस अब हम इलेक्शन पे ही पहुँचते हैं। किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं जनता के बीच? मैं जनरली तो हम लोग के मुद्दे हैं जो स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, यही सब मुद्दे हैं। और स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो बस्तर के लोग बाहर जाकर इलाज कर रहे हैं। जिनके पास पैसे हैं वो तो बाहर जा रहे हैं, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं वो कहाँ जाएंगे? आप आयुष्मान कार्ड की बात करते हैं, आयुष्मान कार्ड आप कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप चले जाइए छत्तीसगढ़ में, आपको कोई नहीं लेगा। आप क्यों नियम नहीं बनाए कि आयुष्मान कार्ड, ये इस पे ये है कि खूबचंद बघेल का एक कार्ड बनाया गया था जिसका पैसा आज तक पेशेंट के इलाज करने के बाद सरकार के द्वारा भुगतान नहीं किया गया। तो वो भुगतान नहीं करने के वजह से आज आयुष्मान कार्ड भी सरकार उसका पैसा भुगतान नहीं करेगी।
मैं यही कह रहा हूँ, किन मुद्दों के साथ जाएंगे, संक्षिप्त में बताइए। स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा है, नक्सलवाद का जो मुद्दा है, और रोजगार है, ये सब मुद्दे हैं जो छोटे छोटे हैं। शिक्षा के मुद्दे पे बात करें तो ऐसी शिक्षा दे रही है कि पोटा केबिन में बच्चे जल के मर जा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था तो बदहाल है, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है ही। पानी है, ये सब मूलभूत सुविधाएं छोटे छोटे, उनको पहले आप पूरा नहीं किए, 70 साल हो गया है। तो इन मुद्दों पे हम पहले काम करेंगे, उसके बाद बड़े बड़े मुद्दे देखेंगे। पर्यटन का मुद्दा है, लोग आएंगे जाएंगे, यहाँ पे इन्वेस्ट होगा पैसा, लोगों को रोजगार मिलेगा, ये सब चीज़ें हैं। बहुत बढ़िया प्रकाश, अच्छा लगा, आपको शुभकामनाएं। तो ये प्रकाश थे। मुझे लगा कि ऐसे युवा से भी बात की जानी चाहिए जिन्होंने सलवा जुड़ूम को करीब से देखा, जिन्होंने नक्सलवाद को करीब से देखा। नक्सल संगठन ने इनके पिता को इनसे छीन लिया, इनके बड़े पिता को इनसे छीन लिया, इनके भाई जो है अभी भी कोमा में ही हैं, और ये सरकार से, राजनीतिक दलों से इतने त्रस्त हो गए कि अब ये चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। और इनका ये कहना है कि ये युवा जोश और सोच के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों का समर्थन इन्हें मिल रहा है, और इसके साथ ही ये शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं पे काम करने की बात कर रहे हैं। तो मुझको लगता है कि इस तरह के युवाओं से भी चर्चा करनी चाहिए, और आपको लगता है कि इस तरह के मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, ऐसे शिक्षित युवाओं से भी चर्चा होनी चाहिए जो लोकसभा जैसे चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो आप हमारे इस रिपोर्ट को साझा भी कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हौसला बढ़ेगा। धन्यवाद।